हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 पर। मेरा नाम प्रवीण है एंड मैथ लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। एचटेट लेवल 2 पास है, मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर भी पास है और लेवल 3 भी पास है। एंड सीटेट लेवल 1 एंड 2 भी पास हुआ है और नेट एंड JRF 2 टाइम पास हुआ पड़ा है। IIT JAM भी पास है। तो ये सारी तो मेरी क्वालिफ़िकेशंस हुई। इसके बाद वैसे आप लोगों को पता भी था इन सब चीज़ों के बारे में, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। तो आज के इस लेक्चर में काफ़ी दिनों बाद वैसे आप लोगों से मीटिंग हो रही है। तो HTET PRT 2022 मैथमेटिक्स 91 to 120 जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और पहली बात ये केवल PRT के लिए ही काम की वीडियो नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोगों का जो मैथ के अंदर कॉमन वाला पार्ट आता है, कॉमन पार्ट आता है मैथ का, वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ आते हैं और PRT के लिए तो ये टोटल हेल्पफुल है ही। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये PYQ होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 है। यहाँ पे दे रखा है, यदि 27 की पावर x माइनस 2/3 बराबर 81 है तो 2 की पावर 3x प्लस 1 का मान क्या है। तो ये मान हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें x का मान पता होना चाहिए। तो x का मान कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से। फिर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 हमारे पास 3 की पावर 3 के बराबर होता है। इस चीज़ को लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा, 27 को लिखूँगा 3 की पावर 3 और फिर इसकी पावर में जो चढ़ा हुआ है x माइनस 2/3 बराबर हुआ हमारे पास 3 की पावर, ये हमारे पास जो 81 है उसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर ये 3x माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल आउट होकर केवल 2 बचेगा, बराबर 3 की पावर 4। अब दोनों तरफ जो बेस है वो सेम है, 3 3, तो इनकी पावर्स हैं जो वो भी सेम इक्वल हो जाएंगी। तो 3x माइनस 2 बराबर 4। यहाँ से 3x बराबर ये 2 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 6x बराबर 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, वही चाहिए था। x का मान क्या है, अब x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। 2 की पावर 3 गुना 2 प्लस 1, ये हुआ 2 की पावर 6 और 1 7। तो 2 की पावर 7 हमारे पास में 2 की पावर 5 32 हो जाता है और 4 32 गुना 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये कितना हो गया, 128। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है तथा इन संख्याओं का योग 140 है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बड़ी वाली संख्या है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग कितना है, 140 है। तो हम यदि पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, और इस क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग ऑप्शंस का यूज़ करते हुए भी टैकल किया जा सकता है। जैसे हमारे पास 140 योग है, तो बड़ी वाली संख्या इसने 50 बताया है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं सबसे पहले। तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 140, मतलब दूसरी संख्या है जो वो 90 होगी। तो 50 तो बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती इस केस में। और इस केस में देखा जाए तो ये 80 हो जाएगी एक संख्या, तो 60 भी बड़ी नहीं हो सकती। अगर इस केस में देखा जाए तो यहाँ इस केस में हमारे पास 50 हो जाएगी छोटी संख्या। ठीक है, तो एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है। तो यहाँ से 2 ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो गए थे। अब देख लेते हैं, चलो। तो x प्लस वाई हमारे पास कितना है, 140 दे रखा है। फिर है 30% एक संख्या का, मान लो x है हमारे पास में, x का 30% वो कितने के इक्वल है,
1/6 ऑफ जो हमारे पास में y दूसरा नंबर दे रखा है। इसी टाइप से टैकल करना है, ज़्यादा टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो इतना टाइम होता है HTET के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ से x इंटू 30/100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाना है, और ये हो गया 1/6। यहाँ पे हम y का मान इधर से निकाल के रख सकते हैं, क्या आएगा, y बराबर 140 माइनस एक्स, तो रख देंगे 140 माइनस एक्स। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुई, यहाँ पे आया हमारे पास में, तो ये कितना हो जाएगा, इधर की तरफ 3x हुआ, अपॉन में 10 आया, बराबर 140 माइनस x/6। और इसे हम कट कर सकते हैं 2 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तिया 9x हो जाएगा, बराबर 5 की और 140 की गुना करेंगे तो 0, 14 पंजे 70 माइनस 5x। अब ये इधर की तरफ आएगा तो ये 14x बराबर 700 हो गया। x का मान कितना आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 पंजे 70, मतलब एक नंबर हमारे पास 50 है, तो दूसरा नंबर इधर हम यदि इसका मान रख देंगे 50, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो दूसरी वैल्यू हमारे पास 90 आ जाएगी। इट मीन्स जो हमारे पास में जो बड़ी वाली संख्या है, छोटी वाली तो 50 होगी, बड़ी वाली कितनी होगी है, 30 होगी है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को इसका PDF भी चाहिए तो PDF भी मिलेगा, लेकिन जब चीज़ों को फाइनली आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो तभी PDF भी इजीली समझ आएगा ना। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होगा। जब भी त्रिभुज हो या किसी भी टाइप के फिगर की बात होती है, तब भी बड़ी भुजा के सामने वाले कोण की बात होती है। बड़ी भुजा के सामने वाले कोण की बात जब भी होगी तो हमेशा वो एंगल बड़ा होता है। तो यहाँ पे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है कहीं ना कहीं, तो ये वाला एंगल इन दोनों एंगल से बड़ा मिलेगा। जो हमारे पास में भुजा बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल ऑलवेज बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज अपोजिट एंगल ऑफ लार्जर साइड इज ऑलवेज लार्ज बोलो या फिर ग्रेटर बोल दो, ठीक है ना, बड़ा होता है। तो हमारे पास में ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, करेक्ट है। यहाँ से भी देख सकते हैं इंग्लिश में वो हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ये क्वेश्चन शब्द असेसमेंट के सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इन सभी अक्षरों का यूज करते हुए कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो ये हमारे पास में 11th क्लास के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। 11th क्लास का जो चैप्टर होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उससे लिया गया है। अगर इस टाइप का आगे कभी भी आप लोगों के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इसे करने का काफ़ी सिंपल तरीका होता है। क्या होता है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि इसमें कितने ये लेटर्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर्स हैं। तो 10 फैक्टोरियल ऊपर लिख दिया जाएगा। अपॉन में फैक्टोरियल का मतलब है 10 के बाद में ऐसे घटता जाएगा, 10 9 8 और लास्ट में 1 तक आ जाएगा गुना होते होते सभी नंबर्स की, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब तो ये होता है। अब जो नंबर जैसे a कितनी बार रिपीट है, एक ही बार रिपीट है, तो और एक बात, एक फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है हमेशा, ठीक है ना। 1 मतलब 1 की एक बार ही हो जाएगा गुना। तो इसके बाद में जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उतने का फैक्टोरियल नीचे लिखते जाते हैं। एक जो a है वो एक ही बार रिपीट हो रहा है, मतलब अपॉन में 1 फैक्टोरियल आएगा, तो 1 फैक्टोरियल तो एक ही होता है, लिखने की कोई नीड नहीं है। जो एक बार रिपीट होता है उसको लिखने की नीड नहीं है। अब s को देखो कितनी बार, 1 2 3 4, तो s 4 बार लिखा हुआ है तो हम 4 फैक्टोरियल लिखेंगे गुना में। अब e कितनी बार है, 1 2 बार e रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा।
फिर m एक ही बार है, n भी एक बार है, t भी एक बार है। जो एक बार है उसको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे हमने इस टाइप से हम इसको खोलेंगे तो अपॉन में भी हमारे पास में क्या आएगा, जैसे अब मैं इसको खोल के बताता हूँ एक बार। जिस नंबर पर रोक दिया इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 3 2 1 अपॉन में ये भी 4 3 2 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का तो ऐसे ही कैंसिल आउट होगा और 2 1 ये हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई कर देनी है 9 से, और ये 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 90 हो गया। गुना में 4 पंजे ये 20 हो जाएगा, 4 की और 5 की गुना करेंगे, और 7 6 42, 20 गुना में 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और एक जीरो भी आ जाएगी, एक जीरो यहाँ पे भी है। अब 90 गुना में 840, अब 2 जीरो पीछे आ गई। अब 9 की मल्टीप्लाई 9 चौक 36 का 6 का 9 अट्ठे 72, 72 और 3 हमारे पास 75 हो गए। तो ये आ गया हमारे पास में 75 600। तो 75 600 से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पे काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन भी। तो दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है। पहले तो हमें इनका आयतन पता होना चाहिए शंकु का। यदि मान लो पहले शंकु का त्रिज्या r1 है और हाइट h1 है, और दूसरे की r2 है और हाइट h2 है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² h, ये आता है। फिर इसके बाद में अपॉन में 1/3 पाई r² h, ये r1 h1 हो गया, r2 हो गया, क्योंकि पहले शंकु का दूसरे शंकु से ये दोनों में सेम है, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे आया हमारे पास में 1/4, ठीक है। तो यहाँ से बचा क्या है r1 h1, ये इसका स्क्वायर है, ये r2 का स्क्वायर h2 बराबर 1/4 आ गया है। अब इसके बाद और दे रखा उनके व्यासों का अनुपात क्रम से 4:1 है, मतलब d1/d2, ये कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है। d1 व्यास को हम क्या लिख सकते हैं 2r1/2r2, क्योंकि रेडियस तो 2 टाइम होती है, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। r1/r2 का मान ये आ चुका है। अब हमें r1 के स्क्वायर और r2 के स्क्वायर चाहिए, तो इनका भी स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, मतलब r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16/25, और इस चीज़ को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे इन दोनों की जगह पर। तो ये आ जाएगा h1/h2 गुना में इन दोनों की जगह पे रखेंगे 16/25 बराबर 1/4 हुआ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो h1/h2 इनका रेशो ये 25 हुआ, और 16 चौका 64 आ गया। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 25/64। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, इफ √7 प्लस, ये हमारे पास क्यूब रूट x बराबर 4 है, देन द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे। लाइक हमारे पास है √7 प्लस 3√x बराबर 4, तो दोनों तरफ जैसे ही हम स्क्वायर चढ़ाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये 16 हो जाएगा। 7 + 3, ये क्यूब रूट है x हो गया बराबर 16, ये 7 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यूब रूट 3x बराबर 9 आ गया। अब ये क्यूब रूट है तो पावर दोनों तरफ हम 3 कर देंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा
x का मान हमारे पास आ गया 9 की पावर 3 करेंगे तो 81 गुना में 9, तो ये आ गया 729। ठीक है, इसको थोड़ी सी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 क्यूब है 729 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, ये हमारे पास है, किसी भिन्न के अंश और हर में वृद्धि करने पर अंश 4 ये 450% हो जाता है। जो अंश है वो 450% हो जाता है और हर है जो वो कितना हो जाता है 400% हो जाता है। तो नई भिन्न हमारे पास ये दे रखी है। अब हमारे पास में पहले अंश x था और नया अंश कितना हो जाएगा 450% हो जाएगा। अब परसेंटेज को ठीक करेंगे, मान लेते हैं भिन्न थी पहले वाली x/y थी। ठीक है, तो न्यू अंश हमारे पास कितना हो जाएगा x का 450%। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, x इंटू 450 बटे में 100। ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45, ये आ जाएगा x 9/2 और y कितनी हो जा रही है 400%, जैसा कि यहाँ दे रखा है। इस परसेंटेज को ठीक करने के लिए 400y अपॉन कितना है 100, 2 0 से 2 0, ये आ गया 4y। तो न्यू भिन्न हमारे पास कितनी आई 9x अपॉन में ये 2 है और इंटू में 4y, ये आ गई। और ये कितने के बराबर दे रखी है 15/16। हमें x/y निकालनी है जो पुरानी भिन्न थी। इसे हम 3 से कट करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 से 16 को कट करेंगे तो 2 बार जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगी। x/y बराबर 5/6। तो पुरानी भिन्न कितनी हुई बेटा 5/6। ठीक है जी, तो फिर अब चलते हैं हम 98 की तरफ। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। वो क्रम से कितने कितने हैं, 1 रुपये का 1 सिक्का है, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं और 25 पैसे के 12 सिक्के हैं। इस अनुपात में रखे हुए हैं और यदि थैले में कुल धन कितना है, ये हमारे पास दे रखा है 560 रुपये। तो 25 पैसे के सिक्के पूछे हुई है। तो टोटल हमारे पास जब सिक्के निकालते हैं, जब भी अनुपात दे रखा होता है उनको x मान के लिख देते हैं कि 7x 8x और 12x, ये हमारे पास टोटल सिक्कों की संख्या है। ठीक है, और अब हमें निकालना क्या है 12x का मान निकालना है। तो इसके लिए x की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल धन हमें रुपयों में दे रखा है। तो इस चीज़ को पैसे के सिक्के हैं जो इनको भी रुपये में बदल देते हैं। 50 जो पैसे है वो रुपये में बदलेंगे तो बटे में 100 होगा, मतलब 1/2 RS हो गया। 1 रुपया तो है ही 1 RS का, और जो 25 पैसे हैं उसके लिए भी बटे में 100 करना पड़ेगा, तो 25 चौका 100। ठीक है, इतने हो गए। अब 1 रुपये के सिक्के 7 हैं तो 7 रुपये ही बनेंगे उनसे 7, और ये 7x है तो 7x बना, प्लस में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 8x, तो इन दोनों की गुना करनी पड़ेगी। 8x गुना में 1/2 प्लस में 25 पैसे के 12x गुना में 1/4, और ये टोटल होने चाहिए 560 रुपये। कट कर देते हैं, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितने हो गए 7x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 560। 7 4 11, 4 14 हो गई। 14x बराबर 560, 14 चौका 56 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई है। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे हमें ये 12x का मान निकालना था। 12x बराबर 12 गुना 4, 12 चौक 48। तो हमारे पास में टोटल कितने सिक्के हो गए हैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी थी, सॉरी। तो ये 14 चौका 56 हुआ 0, हमें 40 होना चाहिए। ठीक है ना, ये है।
है ना। x का मान 40 आएगा क्योंकि 14 चौका 56 होगा और ये 0 भी बचेगी तो वो 0 आ गई, तो 40 आया, x का मान यहाँ पे रहा, 12 चौक 48 हो गया और ये 0 पीछे आ गई, तो 480 ऑप्शन नंबर हमारे पास में थर्ड करेक्ट है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। यहाँ पे प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक थैले में 4 नीली, 3 काली और 5 पीली गेंदें हैं। 10th क्लास का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो नीली गेंदें हैं, नीली गेंदें हमारे पास में 4 दे रखी हैं। 1 मिनट, इस नीली गेंद को हम ब्लू गेंद भी कह सकते हैं। ब्लू हमारे पास 4 हो गई और ये हमारे पास में ब्लैक 3 हो गई है और ये येलो 5 हो गई। ठीक है, तो टोटल बॉलों की संख्या सबसे पहले निकालते हैं। जब भी एस का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7 4 7 5 12। टोटल बॉलों की संख्या 12 है। अब आगे देख लेते हैं। थैले में से यादृच्छिक रूप से कोई भी 2 गेंद निकालनी है, कोई भी 2 गेंद निकालनी है। ठीक है, जब पहले तो एक ही गेंद निकलेगी, फिर हमें दूसरी गेंद निकालनी है और वो फिर है दोनों गेंदें एक ही रंग की होने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों रंग की एक ही, मतलब जो दोनों गेंदें हैं वो एक ही रंग की होंगी, उस टाइप की प्रायिकता निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास या तो वो गेंदें ब्लू हो सकती हैं। ठीक है, इसको मैं B1 लिख देता हूँ, है ना, ये B2 क्योंकि ब्लैक और ब्लू है, ये Y हो गया। तो या तो वो ब्लू हो सकती हैं, या फिर वो ब्लैक हो सकती हैं, या फिर वो येलो हो सकती हैं। यही केसेस है हमारे पास में। तो इन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो इनकी प्रायिकता आएगी उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी पहली बार गेंद निकाली जाएगी तो कितनी आएगी, 4/12 आने वाली है। और फिर जब हम दूसरी बार गेंद निकालेंगे तो एक गेंद निकल चुकी होगी, अब 3 गेंद बचेंगी यहाँ पे और टोटल में 11 बचेंगी, तो 3/11 आएगी। मतलब हर बार ऐसे ही केसेस होंगे। जब इसकी बात आएगी तो क्या आएगा, पहले 3 गेंदें हैं और टोटल 12 हैं, फिर 2 गेंदें बची 11 आया। इसके लिए 5 गेंदें 12 नीचे हैं, 4 गेंदें 11 हो गई। नीचे हमारे पास में 12 और 11 ही है, सबका एलसीएम 12 गुना 11 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 4 तिया, और ज़्यादा करो तो इसे 2 से कट भी कर सकते हैं। 2 से 6 बार कट किया, फिर इसको 6 बार कट किया, 2 से इसको भी 6 बार कट किया। अब आगे हमारे पास में ठीक है, इसके बाद हमारे पास में फर्दर नहीं कट होगा क्योंकि यहाँ पे फिर 3 बचेगा, कट करेंगे तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में अब यहाँ 6 गुना 11 6 गुना 11 6 गुना 11 है, तो ये 6 भी आ गया। अब ये 2 तिया 6 प्लस यहाँ पे 3 ही बचा, प्लस में 5 दूनी 10, ऊपर कितना हो गया 6 3 9 9 और 10 19 और नीचे हो गया 66। अब ये किसी से भी आपस में नहीं कटेंगे तो 19/66 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। अब यहाँ पे है किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। तो ये हमारे पास में π/2 होता है, ये स्टैंडर्ड एक प्रकार का 90 डिग्री होता है। या फिर आप ये याद कर सकते हो जो पाई का मान होता है ये रेडियन में 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए 3π/2। जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से कट करेंगे तो 90 90 तिया कितना आ जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को याद ये रखना है कि पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है,
यहीं से हमें जो चाहिए वो हमने निकाल लिया कि कितने डिग्री के बराबर आने वाला है। अब ये 270 डिग्री जो एंगल है, एक बार 90 का तो यहाँ बनेगा, दूसरी बार 90 यहाँ बनेगा 180 हो जाएगा, और तीसरी बार 90 बनेगा तो यहाँ से जो यहाँ से सुई आके यहाँ आनी पड़ेगी, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनेगा ये 270 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक आने में एक सुई को कितनी मिनट लगेंगी? 45 मिनट लगेंगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता? जो गणित का ज्ञान है उसको नहीं दर्शाता। तो यहाँ पे है सटीकता, मतलब एग्जैक्टनेस। तो गणित में तो जो भी आंसर आया है अभी तक ऊपर जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सबके क्वेश्चन एग्जैक्ट ही आए हैं, थ्योरी तो है नहीं। तो एग्जैक्ट तो होता है, सॉरी मतलब ये एग्जैक्टनेस तो मैथ के अंदर होती है। इसमें नहीं का जो नॉट का वर्ड आया है, मतलब जो गलत है वो बताना है। तो अस्पष्टता बोला है, एम्बिग्यूसिस, तो जो अस्पष्टता है मैथ के अंदर वो तो दर्शाता नहीं है, मतलब ये हमारे पास में गलत काम था। ये तो ठीक था, स्पष्टता थी। ये है व्यवस्थित, मतलब सिस्टमेटिक, जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से ही होती हैं, ये भी ठीक है। और लॉजिकल भी होती है, तार्किक चीज़ें भी होती हैं। जो गलत है वही चीज़ बतानी थी, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न व्यंजक का गुणनखंड होगा, मतलब एक्सपेंशन बताना है हमारे पास में, ठीक है, कितना आएगा। तो यहाँ से ये दे रखा है, जब हम इनकी गुना करेंगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस की, तो वो देखना है हमें क्या आने वाला है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की आपस में गुना करेंगे तो यहाँ से केवल x ही आएगा, और यहाँ पे y की टर्म भी है, मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी देख सकते हो, देखो x स्क्वायर है, तो इनकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर तो हो जाएगा, सेम है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 9y स्क्वायर है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल प्लस का y स्क्वायर देगा, लेकिन हमें 9 चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। अभी इसी प्रकार हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ चुका है, इसकी और इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर भी आ गया है। अब देखना पड़ेगा जो मिडल में टर्म है वो आती है या नहीं आती है। अब इस 4 की और इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास 16 आ रही है, और इस 4 की और इस 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 16 यहाँ से भी आ रहा है माइनस का और यहाँ से भी माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाले दो ऑप्शंस ही किसी में से ट्रू होने वाले हैं। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है। एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ से पहले दो ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं, इनको एडजस्ट करने के लिए क्या है, जो प्लस वाली नंबर है उनको एक साथ ले आएंगे, जैसे x + 4 और ये माइनस का 3y हो गया, इसको एक प्रकार से ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे x - 4 सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे जहाँ जिन नंबर्स के बीच में दोनों के बीच में सेम साइन है, देखो इन दोनों के बीच में यहाँ भी सेम साइन है, यहाँ भी, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंट साइन है, तो इनको ही अलग रखेंगे। x - 3y ये अलग किया, प्लस का 4 हुआ, ये कर दिया। यहाँ पे x - 3y माइनस का 4 हुआ। लगभग हम अब इसको एक टर्म मान लें क्योंकि दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा a + b एंड a - b वाला फॉर्मूला, a + b एंड a - b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर एंड देन माइनस करके बाद वाले का स्क्वायर। यहाँ पे ये टोटल a है और 4 b की भूमिका में है। x - 3y इसका स्क्वायर माइनस 4 × 16। अब इसका हम जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर और प्लस का 9y स्क्वायर
माइनस का 6xy माइनस का 16। अब हमें चेक करना है ये, हाँ ठीक है माइनस का ही आ रहा है, तो ये हमारे पास में माइनस का, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट हो गया है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे एंड देन ये तो माइनस का 16 पीछे आ ही जाना है, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो 6xy प्लस का निकलेगा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है रमेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। जो रेशो में दे रखी होती है चीज़ें उनको x लगा के लिख देते हैं जस्ट, ठीक है, x। तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो अभी के लिए जो रमेश है उसकी आयु 8x है, उसकी बच्ची की आयु 5x है, तो उसकी पुत्री की आयु पूछी हुई है जो वर्तमान में है, मतलब हमें 5x का मान पूछा हुआ है। 8 साल बाद अभी इतनी आयु है और 8 साल बाद रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, +8। और ऐसे ही उसकी बच्ची की आयु जो उसकी पुत्री है उसकी आयु भी 8 साल बाद +8 करने के बाद आ जाएगी। जब इनको रेशो निकालेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, जिसको कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 8 दूनी 16x हो गया और 8 दूनी 16, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर और इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बराबर का निशान करके। 15x + 8 दिया 24 हो गया, ठीक है। तो ये 15 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16x माइनस का 15x बराबर दूसरी तरफ लेके जाना है 24 - 16। तो यहाँ से दोनों को घटाएंगे, 15 में से 16 जाएंगे तो केवल x आएगा और ये 8 आ गया। तो x का मान क्या आ गया जी, 8 आ गया। और हमें निकालना किसका मान है, 5x का। तो 5x के लिए 5 × 8, 8 पंजे 40, ठीक है। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी है, 40 हो गई, और जो उसकी खुद की आयु है 64 हो जाएगी, क्योंकि 8x बराबर 8 × 8 तो 64 हो जाएगी, ठीक है। इनमें से कोई भी पूछे आप लोग इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद भी आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो जिनको भी ज़रूरत है ये लेक्चर उन तक ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग, है ना, ताकि सब लोगों का HTET पास हो जाए आपके दोस्तों का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ, ठीक है। तो इसी टाइप के और भी हम लेक्चर्स लेके आएंगे जो भी PYQ का होगा। इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनको जिस हिसाब से दे रखा होता है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। चाहे वो बेसिक पार्ट हो, चाहे आप लोगों के मैथ वाला पार्ट हो, वहाँ पे इधर उधर होते ही रहते हैं। या तो देखो ये वैसे लेक्चर हमारे पास में TGT के अंदर, जो TGT मैथमेटिक्स का पार्ट होता है वहाँ पे तो 60 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से देखे जाते हैं, ठीक है। और जो कॉमन 20 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे मैथ के 10 होते हैं, रीजनिंग के 10, तो वो 10 क्वेश्चन भी काफ़ी यहीं से आते हैं, उठ के हेल्पफुल होंगे ये वीडियोस। और PRT तो है ही, ये PRT के क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही हम TGT के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो अभी के लिए पहले PRT की सीरीज़ चलाइए, आप लोगों को पता चल भी गया होगा। जो HTET है 7 और 8 दिसंबर को होने जा रहा है ना, तो आप अपनी तैयारी ज़रूर रखें कंटिन्यू करते हुए। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यदि अगर किसी को इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी देख सकते हो। सेलिंग प्राइस हमारे पास में विक्रय मूल्य को कहते हैं, ठीक है। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि बताइए। हमें बताना है कि लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। तो लाभ या हानि परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होता है। जो हमारे पास में सेलिंग प्राइस होता है, SP में से CP घटाते हैं, अपॉन में CP इंटू में 100 करते हैं। तो ये हमारे पास आता है कि या तो हमें लॉस होगा या फिर गेन होगा, मतलब लाभ होगा या फिर हानि होगा, उसका परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करूं
तो यहाँ पे हमारे पास में अगर इसके बटे में अलग कर दूँ मैं CP को और इसके बटे में अलग, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा। मतलब SP अपॉन CP बराबर हो, ये सॉरी SP अपॉन CP माइनस 1 इंटू में 100। तो ये हमारे पास में लॉस और गेन का परसेंटेज वाला फॉर्मूला है। और हमें दे क्या रखा है, अब इस बात पे काम कर लेते हैं। 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 6 वस्तुओं के CP के, ये चीज़ दे रखी है। और हमें SP ऊपर चाहिए, CP नीचे, तो ये CP इधर नीचे ले आएंगे और ये 10 ऐसे ले जाएंगे। SP अपॉन CP बराबर आया 6/10। इसको कैंसिल आउट करेंगे थोड़ा सा, तो 2 से कट करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। अब क्या चाहिए हमें, -1, तो घटा देंगे दोनों तरफ -1। तो SP अपॉन CP -1 बराबर 3/5 में से 1 घटाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या कर देना है बेटा, इंटू में 100 करना है, मतलब यहाँ भी इंटू में 100 करना है। ये सॉर्ट आउट करेंगे पहले एलसीएम लेके, तो 5 इनका एलसीएम आएगा, 5 एलसीएम आएगा। और फिर हमारे पास में यहाँ 3 - 5 बटे में 5 ये आ गया, इंटू में 100। 5 से कट करेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। यहाँ पे आया -2 गुना में 20, यहाँ आ गया -40%। और ये परसेंटेज में आता है, देख सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जैसे 100 मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज बन गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया, -40%। तो माइनस का साइन हमें इंडिकेट करता है कि हमें लॉस हुआ है, मतलब हमें हानि हुई है, ठीक है। तो हानि 40% की हानि हो गई है, यहाँ पे 40% लॉस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, रवि घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से चलते हुए ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाता है। चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले आगे वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। वो भी इजी क्वेश्चन है, सच कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है थोड़ी सी। उससे पहले हम आगे वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे है देखो, ये 986 986 986 मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी ये 742 3 बार रिपीट हो रहा है। मतलब यदि जो नंबर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एक प्रकार का ये किस प्रकार का है, 886 की पावर 3 माइनस 742 की पावर 3 अपॉन में हमारे पास है यहाँ पे 986 वैसे देखते ही क्वेश्चन सॉल्व था ये, बस आपको समझाया जा रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, 986 गुना में 742 प्लस में 742 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है जो किस फॉर्मेट का है, लगभग a की 3 माइनस b की 3 अपॉन में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। जब हम a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों जगह सेम है, ये कैंसिल आउट होता है। फाइनली आंसर आता है a माइनस बी का, ठीक है। वैसे ये देखते ही क्वेश्चन होने वाला था a माइनस बी, मतलब हमें 986 में से 742 घटा देना है, कितना आ रहा है। तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 गया, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 आया, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 आया। तो 244 इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। पहले ए एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास में कोई सी या डी नहीं दे रखा है, यही चीज़ें दे रखी है। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। तो इन दोनों का जो एलसीएम आता है वो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारे पास में इनका एलसीएम है, एलसीएम, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है।
टोटल वर्क उन्हें कितना यूनिट करना है, 20 यूनिट करना है। ए एक दिन में कितना यूनिट करता है वो निकालने के लिए इससे डिवाइड करो, इसे कितनी बार जाएगा, 1 यूनिट। मतलब ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाता है और ये 2 यूनिट काम कर पाता है। आगे देखते हैं, दोनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया। 4 दिन तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं। दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर सकते हैं, 1 यूनिट ए कर रहा है, 2 यूनिट बी कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर हमारे पास 3 यूनिट एक दिन में काम कर सकते हैं। ये पर डे का काम है इनका, एक दिन का काम यूनिट, ठीक है। फिर इन्होंने 4 दिन काम किया, दोनों मिलकर 4 दिन तक कितना काम कर सकते हैं, 12 यूनिट 4 दिन में काम कर देंगे। और इसके पश्चात बी कार्य को छोड़कर चला जाता है, मतलब जो बी है उसने कार्य छोड़ दिया। अब बी का काम तो ख़त्म हो गया। अब वैसे टोटल यूनिट 20 थी, 12 यूनिट दोनों ने मिलकर कंप्लीट कर लिया। अब बची कितनी यूनिट है, 8 यूनिट बची हुई है। अब कह रहा है तो शेष कार्य को पूर्ण करने में ए कितने दिन लगाएगा, ए और कितने दिन लगाएगा। एक दिन में ए 1 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में 2 यूनिट काम करेगा, 3 दिन में 3 यूनिट काम करेगा और टोटल 8 यूनिट काम करनी है, तो 8 दिन में 8 यूनिट काम कर देगा। और डेज निकालने के लिए हम बची हुई यूनिट अपॉन में जो काम करेगा वो भी कर देते हैं, यहाँ से भी 8 डेज आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास में ए है वो बाद में 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वैसे 12th क्लास का क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे पास में ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। ऑपरेशन के क्वेश्चन वहाँ पे देखे जाते हैं 12th क्लास के अंदर, लेकिन इससे पहले भी आई थिंक बच्चों को सिखा दिए जाते हैं, अब छोटे बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वालों को, है ना। तो जस्ट हमारे पास है कुछ नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों के एग्ज़ाम में दिया है। जो ए स्टार बी है उसका मतलब है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब यहाँ पे ए स्टार बी, ये 8 स्टार 7 माइनस 3 स्टार 5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारे पास एज एक फॉर्मूले की तरह दे दिया, ठीक है। तो 8 स्टार 7, ए की जगह 8 है, बी की जगह कितना है, 7 है, तो 8 स्टार 7 निकालेंगे पहले। तो ए की जगह 8 रख दो यहाँ पे दूसरी साइड में, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 8 की और 7 की गुणा कर देनी है। ये 8 8 64 हो गया, प्लस 7 7 49 हो गया, यहाँ पे 8 7 56 हो गया। तो 56 में से जब 49 को घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 को जो 64 में से घटाएंगे तो हमारे पास में 57 आ जाएगा, ठीक है। अब पहला वाला तो आ गया 57। अब निकालना है 3 स्टार 5। ए की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर, बी की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस दोनों की गुना, 3 गुना 5 हो गया। 3 तिया 9 प्लस 5 पच्चे 25 माइनस 15। यहाँ से दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास 10 आया, 10 9 19 आई, ठीक है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो 57 में से हमें 19 घटाना है, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 आएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। तो हमारे पास आंसर आया 38। यहाँ पे लगेगा ये माइनस का साइन, ऊपर नहीं लगेगा, है ना। ये हमारे पास में 38 इसका आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 है। अब है एक वृत्त में व्यासों की संख्या हो सकती है। तो ये हमारे पास में जस्ट समझने का क्वेश्चन है, लॉजिकल, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि एक इस प्रकार से सर्कल है तो ये हमारे पास केंद्र है, तो केंद्र से होकर जो भी रेखा खींची जा सकती है इस सर्कल की परिधि तक, वो सारे के सारे व्यास होते हैं। तो इस केंद्र से होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जितने मर्जी उतने हम लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो मर्जी उधर की तरफ लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो अनंत बोलो या फिर इनफाइनाइट बोलो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 की तरफ, 112 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है
ये तो 8, 9, 10 के अंदर पूछे जाते हैं। परी में इंग्लिश में बोले तो रैशनल नंबर की बात कर रहा है, नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है। परिमेय नहीं है। परिमेय मतलब जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय होता है, जहाँ पे PQ बिलोंग्स करते हैं इंटीजर नंबर से और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी P/Q हुआ पड़ा है, ये भी हुआ पड़ा है, लेकिन ये √2 है, ये एक अपरिमेय नंबर होता है जिसको इंग्लिश में इर्रेशनल कहते हैं, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर हो गया। तो यही हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं हमारे पास में, इसको भी हम बाद में देखते हैं आके, जस्ट थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास में 140, एक खंबे की ऊंचाई 15 मीटर है, इसके ऊपरी सिरे से एक खंबे की ऊंचाई कितनी मीटर है, पहले इसका हम ये 15 मीटर लगा दिया। फिर है इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो भूमि के तल पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से एक तार बंधा हुआ है जो इस जगह पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। फिर कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो तार है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस एंगल के जो सामने वाला होता है वो लंब होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनिस, या फिर हम इसको कर्ण भी कहते हैं। ये दो चीज़ें दे रखी हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस। जैसे इसको हम लाल बटे का से भी लिखते हैं, ठीक है। L फॉर लंब बोलो या परपेंडिकुलर बोलो। अब ये हमारे पास में केवल दो चीज़ें दे रखी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस, जिसको L और K कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में। तो इनका यूज़ करते हुए L और K वाला रिलेशन कहाँ है, L और K वाला रिलेशन केवल इस जगह पर है, यहाँ तो है ही नहीं L और K का, तो ये हट गए। इनसे केवल हमारे पास में साइन थीटा या कोसेक थीटा बनता है। तो साइन 60 कितना है, L/K, L की वैल्यू कितनी है, 15 बटे, ये K का मान तो हमें निकालना ही है, L है, तो 15 बटे L, और साइन 60 का मान आप लोग देख सकते हो टेबल से, तो ये होता है √3/2 बराबर 15 बटे L। L को इधर लेके जाएंगे और इनको इधर लेके आ जाएंगे, L यहाँ आया 15, ये नीचे आएगा √3 गुना में 2 आ जाएगा। अब परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो √3 गुना √3 हो जाएगा। इन दोनों की गुना 3 बन जाएगी, 30 √3 बटे में 3 से कट करेंगे 10 बार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 √3 मीटर, ठीक है। जो लेंथ है वो 10 √3 मीटर हो गई है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे है, यदि किसी धन का समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज की दर कैलकुलेट करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के फॉर्मूलेज लगा के कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में 600 जो ब्याज है वो साधारण ब्याज है, मतलब 2 सालों की, तो ये कितने दिन में है, 300 पहली साल का है और 300 दूसरी साल का ब्याज है। इसी टाइप से है, मतलब जो 600 है वो 300 तो पहली साल का ब्याज हुआ और 300 दूसरी साल का ब्याज हुआ। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो यहीं पे हमारे पास में ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है। इस 300 पर भी जो परसेंटेज है वो लग जाती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो ये वाला डिफरेंस है, जो ये आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 रुपये का ही तो आ रहा है। मतलब ब्याज पे ब्याज लगा था जो वो केवल 12 रुपये लगा था। इसी को सॉल्व करना है केवल, ठीक है। तो 300 गुना में x, परसेंटेज हटाने के लिए अपन में 100 बराबर 12, यहाँ पे 2 0, ये 3 नीचे आ जाएगा, x बराबर 12/3, तो ये 4 आ गया, x के बराबर 4%, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ गया मान इसका, 4%, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ।
एक सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। अंतः कोणों के योग की बात हो रही है, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। सिंपल सा फॉर्मूला है। और यदि ये इंटीरियर कोणों की, मतलब अंदर वाले कोणों की बात करी जा रही है, अंतः कोण की, यदि बाह्य कोण एक्सटीरियर कोण की बात करी जाती है, उनका सम निकालें तो वो हमारे पास में 360 डिग्री ही होता है। चाहे वो कैसा भी हमारे पास में सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, त्रिभुज हो, कोई भी हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में अंतः कोणों का योग है, तो n की वैल्यू 7 रख देंगे यहाँ पे। 7 - 2 गुना में 180, ये 5 गुना में 180, तो 18 पंजे 90 हो गया, 1 0, तो ये कितनी डिग्री हो गया? 900 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। यदि x की पावर 3 प्लस kx प्लस 12 है, x प्लस 3 k पूर्णतः विभाजित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। पूर्णतः विभाजित का मतलब है जो ये वाली चीज़ है, ये इसको पूर्णतः विभाजित कर देगी। इसका एक फैक्टर है। फैक्टर बोले तो मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी x की, मतलब x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। यदि इस वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ तो ये 0 के बराबर हो जाएगी। विभाजित, कंप्लीटली विभाजित करने का मतलब यही होता है, जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो x की जगह पर यहाँ पर हम -3 रखेंगे और ये 0 के बराबर आएगी। ठीक है, x क्यूब दे रखी है, तो x क्यूब मतलब -3 की पावर 3 प्लस k इंटू -3 प्लस 12 बराबर ये 0 हो जाएगा। ये पावर 3 है तो माइनस का निकल के आएगा। 3 की पावर 3 27, जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में था। ये माइनस का 3k प्लस का 12 बराबर 0। ये माइनस का 27 है, ये प्लस का 12 है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास 15 हो गया। माइनस का 15 माइनस का 3 के बराबर 0। ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। माइनस का 3 के बराबर 15, ये माइनस का 3 के इधर आ जाएगा बटे में, तो k के बराबर हुआ 15 बटे -3। ये माइनस ऊपर ही चला जाएगा, 3 से कट करेंगे, 3 पंजे 15, तो k के बराबर आया -5। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। ये है 8 जून 2017 7 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब हमें ये चीज़ें चेक करनी है। तो ये कैलेंडर वाली क्वेश्चन मुझे थोड़ा आता नहीं है, आप लोग एक बार देख लेना कैलेंडर में क्या आने वाला है। ठीक है, या फिर एक आध वीडियो भी देख सकते हो कैलेंडर की, तो वहाँ से आप लोग इजीली चेक कर पाओगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है ना, और अभी के लिए हमारे पास में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है, इसे भी करने से पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? समलंब दे रखा है का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुजाएं समलंब पहले आप लोगों के लिए बना देता हूँ। समलंब कुछ इस टाइप का होता है। ये आमने सामने की जो समांतर भुजाएं हैं ये है, ये छोटी भुजा है, ये बड़ी भुजा है। तो क्रम से छोटी भुजा हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा? 22 दे रखी है, और दूसरी भुजा हमारे पास 27, तथा समांतर भुजाओं के मध्य की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये सारा डाटा हमारे पास में सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो जो फिर क्या पूछा हुआ है? समलंब का जो क्षेत्रफल है वो पूछा हुआ है। इसके क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 दोनों साइडों का सम। इनका जो पैरेलल साइड है उनको a और b माने तो a प्लस b, और इनटू में जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है हाइट का। ठीक है, वो हमारे पास में। ठीक है,
वो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख देंगे और कुछ नहीं करना है। 1/2 ए की जगह पर 22 रखो, बी की जगह पर 27 रखो, हाइट 10 है इनके बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4, ये आ गया 49 और ये 0 आएगी तो यहाँ पे आ जाएगी बटे में 2। अब 2 से इसको डिवाइड करना है बस। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10। तो हमारे पास कितना आया, ये 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास में इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया है, ठीक है। इसके अलावा अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाले क्वेश्चन पर। अब यही क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। ये है, यदि एक बंटन का माध्य और बहुलक क्रम से 74 और 29 है। कितना दे रखा है, 74 और 29। जो माध्य है वो 74 दे रखा है और जो बहुलक है वो 29 दे रखा है। तो बंटन की माध्य का हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इन तीनों का एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश में देखना है। इंग्लिश में इनका क्या नाम है, मीडियन है, मॉड दे रखा है, एंड देन हमारे पास में क्या दे रखा है, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, और ये हमारे पास में मीडियन का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ, तो इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है रिलेशन मीन, मॉड और मीडियन के लिए, तो इसके लिए हमारे पास में मॉड के बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये वाला एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, ये मीडियन निकालनी है। तो मीडियन निकालनी, ये वाली चीज़ें इधर लेके आ जाता हूँ मैं, क्योंकि मॉड प्लस में 2 मीन बराबर आ जाएगा 3 मीडियन, ठीक है। तो 3 से वापस यहाँ पे डिवाइड में भी आ जाएगा 3, यहाँ से ये ख़त्म। अब हमें मॉड की और मीडियन, ये मीन की वैल्यूज़ यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। मीन 74 है, तो यहाँ पे लेकिन ये जो मॉड है वो 29 है। पहले मॉड की वैल्यू है 29 प्लस में 2 × 74 अपॉन में 3, यही हमारे पास में मीडियन के बराबर हो जाएगी। इसको सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा सा। 29 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 अपॉन में 3, तो ये कितना आ जाएगी 9 और 8 17 का 7 का हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया, और ये हमारे पास में 2 आ गया, बटी में 3 आएगा। अब 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये हमारे पास में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, क्योंकि 74 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, ओहो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, और ये हमारे पास में 29 दे रखा है। 17 का 7 का हुआ 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर तो कहूँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि 3 से भाग नहीं हो पा रहा है ना।
तो अब हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, 15 3 से भाग होता है तो 3 से टोटल संख्या भी भाग हो जाएगी। 3 पंजे 15, बचा 2, 7 3 नाम 27। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 59। तो मीडियन हमारे पास 59 आ गया है। ठीक है, अब जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। ये आप लोग देख लेना क्या वार था। वैसे इसका आंसर हमारे पास में फ्राइडे है, शुक्रवार। ठीक है, आप लोग देख भी लेना अपने कैलेंडर में और कैसे निकालते हैं। ये मतलब जो रियल डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, वही बतानी है इसी के अकॉर्डिंग। जैसे आज हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, आज हमारे पास में थर्सडे है, उसी के अकॉर्डिंग लगा लेना था और जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उस दिन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी थी डेट। ठीक है, क्या डेट आने वाली है और क्या नहीं आने वाली है। तो अब हम चलते हैं इसके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, इससे पहले जो ऊपर वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। बचा है हमारे पास में ये रवि वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं ना। ये है, रवि के घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से चलते हुए ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाता है। जो रवि है, अगर वो 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वो ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाता है। और यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से चलता है तो 18 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाता है। ठीक है, तो घर से विद्यालय की दूरी निकालनी है। घर से विद्यालय की जो दूरी है वो हम क्या मान लेते हैं, d मान लो, या फिर हम इसको x भी मान सकते हैं। घर से विद्यालय के बीच की दूरी x है, जब वो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ठीक टाइम पे पहुंच जाता है, जो टाइम है वो t ही मान के चलते हैं। ठीक है, अभी के लिए टाइम को हम t मान के चलते हैं। जो d है वो हो जाएगा st। जब वो 20 किलोमीटर के हिसाब से चलता है तो स्पीड हुई 20 किलोमीटर, t हुआ टाइम, तो d आ गया हमारे पास में 20t। ठीक है, एक हुई। और यदि वो हमारे पास में d, तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, लेकिन स्पीड उसने कितनी कर दी 30 किलोमीटर, लेकिन जो टाइम था t वो 18 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। मतलब टाइम घट गया, पहले जैसे 45 मिनट लग रहे, 1 घंटा लग रहा था, तो इस बार 45 मिनट ही लगेंगे। तो ये 18 मिनट इसमें से हटानी है, और 18 मिनट ऐसे हटाने का मतलब हुआ 18 घंटे हट गए, तो इसलिए हम बटे में 60 भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेकंड हो जाएगी। तो d के बराबर आई ये 30, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t हो जाएगा, ऐसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 गुना में 30 बटे में 60। 30 एकम 30, 2 बार कटेगा, 2 से ये 9 बार कट गया, तो कितना आ गया 3t माइनस 9। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, d आ गया। इक्वेशन सेकंड हो गई, मतलब दोनों जगह हर बार डिस्टेंस तो सेम ही था, तो ये दोनों की राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। मतलब 20t बराबर हो गई 30t माइनस 9। ये 20 को इधर लेके जाओ, 9 को इधर ले आओ, तो ये 9 इज इक्वल्स टू 30t माइनस 20t। ये आ गया 9 बराबर 10t। t के बराबर आया 9 अपॉन में 10। ये तो टाइम लग गया कि इतने हावर्स उसको टाइम लगा, लेकिन हमें d निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देते हैं, d बराबर 20 इंटू 9 अपॉन 10, तो 9 दूनी 18 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस है जो हमारे पास में कितना है 18 किलोमीटर है। इस x की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने d ही मान लिया। ठीक है,
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पॉपुलेशन वाला है। वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 12 लाख है। यदि यह 4% की दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में जो जनसंख्या बढ़ी उसके ऊपर भी ब्याज लगाना पड़ेगा, मतलब उसकी दर भी 4% से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये कैलकुलेट करने, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 साल का निकालो एंड देन फिर जो टोटल जनसंख्या बनेगी उस पर दूसरे साल का भी निकाल दो। ठीक है, ये ऐसे निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास में कह सकते हैं कि जो 12 लाख है 1 साल के लिए, साधारण ब्याज से भी कैसे निकाल सकते हैं। 12 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 12 लाख 4% के हिसाब से बटे में 100 होगा। और 1 साल के लिए निकाल रहा हूँ मैं, पहले 1 साल के लिए पहले निकालते हैं, फिर दूसरे साल के लिए। ये केवल बढ़ने वाली वो है, ठीक है ना, एक प्रकार का ब्याज कह सकते हैं। जो शहरी जनसंख्या 1 साल में जितनी बढ़ेगी, 12 तो पहले से है ही, अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो 12 चौक 48 हो जाएगा और पीछे 3 जीरो है ही, तो ये हमारे पास में 48,000 हो गई है। और फिर जब हम अभी जो 1 साल के बाद में टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 12,48,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे वापस से 4% निकालेंगे 1 साल के लिए, ये सीन हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 8 चौक 32 का 2 का, 4 चौक 16 और 3 19 का 9 का, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। ठीक है, 49,920 हो गया। ठीक है, तो पहली साल में इतनी वृद्धि हुई जनसंख्या में, दूसरे साल में इतनी वृद्धि हुई, दोनों को ऐड कर देंगे और 12 लाख में भी ऐड कर देंगे। ये हो जाएगी 0 2 9 9 और 8 17 का 7 का हुआ, 4 4 8 और 1 9। तो ये हो गया हमारे पास में 97,920। और 12 लाख, ये 97,920 है और 12 लाख पहले ही थी, तो होगी सॉरी, तो ये हमारे पास हो गई है 12,97,920। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास में करेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास में आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये भी हो गया है, ये भी कंप्लीट है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ऑलमोस्ट हमारे पास में सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता है। अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। अब आप लोगों को इसी टाइप की और भी लेक्चर्स चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो आप लोगों के काम आ रहा है। ठीक है, जब कोई देखता है वीडियोस को तभी मोटिवेशन बनता है बनाने का, और तभी लगता है कि हाँ जो मेरी वीडियोस हैं वो किसी न किसी काम आने वाली हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके बाद हम 2021 वाली देख सकते हैं, या फिर जो कॉमन पार्ट में 10 क्वेश्चन आए थे उनको भी देख सकते हैं इसके बाद। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे समझाने पड़ती हैं, और अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस इतने टाइम के नहीं है जितनी देर में वीडियो बनती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग 30 क्वेश्चन है तो 30 मिनट ही मैक्सिमम लोगे और कर दोगे सॉल्व। अगर 30 से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लगता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको मैथ समझ नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, तो उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और HTET का एग्ज़ाम तो ऐसा है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में अटैम्प्ट करोगे तो भी काम चलता है,
और इसके बाद अगर किसी जैसे हमारे पास में जीके का हो गया, वहाँ 1 मिनट लगने वाला ही नहीं है। साइंस का हो गया, वहाँ भी 1 मिनट लगने वाली नहीं है, मतलब जो इसमें कॉमन वाला वो आता है, क्या कहते हैं, मैथ के साथ में जो दूसरा पार्ट आता है इको वाले का, ठीक है, तो उसमें भी कुछ टाइम लगने वाला नहीं होता है, इजीली कर पाते हो। उसमें 10-20 मिनट में कर दोगे तो 10 मिनट यहाँ पे लगा सकते हो मैथ में, अगर किसी को प्रॉब्लम। अदरवाइज ये भी खुद से 30 मिनट का ही है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।